हो जाएगा, मार्क योर अटेंडेंस विल बी मार्क्ड। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बेटा, एक्चुअली क्या है ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट की बेसिक बातें पढ़ी थी और मैंने बोला था कि 7 टाइप्स के हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कितने टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं? एक तो मेरा होता है फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 7 है ना। फंडामेंटल यूनिट्स उसको बोलते हैं कि जिनके मदद से हम किसी भी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में यानी जो हमारा हुआ था, तो मैंने बोला था कि इंग्लिश का जो लेटर है तो 26 अल्फाबेट्स है। उस 26 अल्फाबेट्स की मदद से आप कोई भी वर्ड डिजाइन करते हो, है ना, कोई भी सेंटेंस लिखते हो, कोई भी, तो द 26 वर्ड इज द फंडामेंटल। आप उनका यूज करके दुनिया के कोई भी वर्ड्स लिख सकते हो भाई। जैसे हिंदी में आती क ख ग घ अंग जो पढ़ते हो आप, तो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। उस फंडामेंटल के हेल्प से आप कोई भी चीज लिख सकते हो। तो दैट्स व्हाई हमारे एक यूनिट से फंडामेंटल्स 7 यूनिट्स है। जैसे लेंथ को हम क्या बोलते हैं? मीटर, और मास को केजी, और क्या होता है बेटा? टाइम को सेकंड, और करंट को एम्पियर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। इनकी मदद से हम कोई भी निकाल सकते हैं, और इनकी मदद से जो हम निकालते हैं, जो हम यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, फंडामेंटल यूनिट्स किसी पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको पढ़ाया था, डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। जैसे स्पीड, अब स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फंडामेंटल सब निकालो। अच्छा भैया स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो भैया डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस एक लेंथ हो जाएगा। तो फंडामेंटल क्या कहता है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और बाई टाइम तो फंडामेंटल कहता है भाई टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट आ गया ना मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके, यस सर। यस सर। क्या होते हैं मेरे सप्लीमेंट्री यूनिट? यानी दो 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स और 2 टाइप के सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी फंडामेंटल यूनिट्स होता है, लेकिन इसको थोड़ा एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज हम एंगल की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन से होते हैं? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को रेडियन और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये तो हम लोग यूनिट की बात किए थे, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात किए थे डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है कि मास की डायमेंशन एम होती है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, और टाइम की डायमेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट की ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला को सीएटी से रिप्रेजेंट। तो किसी की भी डायमेंशन का मतलब उसको पावर में रिप्रेजेंट करना, मास लेंथ टाइम के पावर में रिप्रेजेंट करना, वो हमारी क्या होती है? डायमेंशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया था फोर्स का डायमेंशन अगर मेरे को निकालना है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, कोई बता सकता है? फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टी माइनस टू। अगर मेरे को फॉर्मूला याद है तो मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को स्पीड का डायमेंशन निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट LT-1। अब इसको जब आप लिखोगे फंडामेंटल यूनिट्स में, सॉरी डायमेंशन में, तो डिस्टेंस का एल और टाइम की क्या हो जाएगी? टी। तो एल बाई टी, इसको फाइनली लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम जीरो एल टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इतनी चीजें हमने डिस्कस की थी। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि 4 टाइप की क्वांटिटीज होती है, और वो कौन कौन सी होती है? डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट क्या था? कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती है लेकिन वो कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने बोला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब पढ़े हो ना 9th क्लास में, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जी क्या है? कांस्टेंट है। जी की वैल्यू फिक्स है, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, लेकिन उसकी डायमेंशन होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशन होती है लेकिन उसका वैल्यू कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशनल कांस्टेंट। उसके बाद सेकंड में क्या होता है मेरा? डायमेंशनल वेरिएबल, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती है लेकिन वेरी कर रही है। जैसे स्पीड, स्पीड की डायमेंशन होती है कि नहीं? यस सर, होती है। हाँ या ना भाई बोलोगे? यस सर। स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है? बदलती रह रही है। तो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल वेरिएबल हो जाएगा। डायमेंशन होती है लेकिन वैल्यू चेंज होती है। जैसे फोर्स, फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है ना। उसके बाद मैंने और क्या बताया था? डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती है, सॉरी नहीं होती है लेकिन कांस्टेंट, जैसे मैंने बोला था एनी नंबर, पाई, एवोगाड्रो नंबर, ये सारे कांस्टेंट है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, डायमेंशन लेस वेरिएबल कौन होते हैं? डायमेंशन लेस तो वेरिएबल, डायमेंशन पोजेस नहीं करते। हाँ तो उसका कोई एग्जांपल जिसकी डायमेंशन नहीं होती है और जो वेरिएबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंगल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो, बोला नेम सम फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। आप कुछ फिजिकल क्वांटिटी के नाम बताइए जिनका डायमेंशन सेम होता है। मैंने आपको बताया वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, जैसे वर्क का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होता है? एनर्जी और एनर्जी का। और वही डायमेंशन किसका होगा? टॉर्क का। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, तीनों की डायमेंशन क्या होगी? एम एल स्क्वायर m1 l raised to the power 2 and t minus 1। और भी कोई होता है? स्पीड Speed and और velocity। स्पीड एंड हो जाएगा, वेलोसिटी। स्पीड और मोमेंटम एंड वेलोसिटी। इंपल्स। और बताओ। इंपल्स एंड मोमेंटम एंड मोमेंटम। इंपल्स। वेरी गुड, इंपल्स एंड मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, यानी कुछ आपको रखना है जो ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन सेम हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स की एक फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v। आपको एक दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू कितना लग रहा है बेटा? kv स्क्वायर, जहां पे F क्या है? फोर्स, और v क्या है? वेलोसिटी। तो आपको k की डायमेंशन निकल जाएगा ना, बड़ा इजी है ना। आप क्या करोगे? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई वी स्क्वायर, है ना, F बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे? F का डायमेंशन रखोगे और v का डायमेंशन रखोगे, है ना। तो F का डायमेंशन कितना होता है? मास इंटू एसिलरेशन, मास की डायमेंशन m और एसिलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2, पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, बताए थे। यस सर। सिमिलरली वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी बेटा? LT lt माइनस 1, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का l और टाइम नीचे lt माइनस, दोनों की वैल्यू को यहां रख दो, k की आ जाएगी। तो फोर्स की जगह पे क्या रखोगे? फोर्स का डायमेंशन रखोगे, तो क्या रखोगे बेटा? m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर रखना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है v का स्क्वायर, f इज इक्वल टू kv स्क्वायर, तो यहां क्या रखोगे? l t माइनस 1, उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k का डायमेंशन। ठीक है बेटा, तो फाइनली जो मेरा k का डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, कोई बता सकता है? ml minus 1। k इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? m l माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? l स्क्वायर और t माइनस 2, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? t माइनस 2 कट जाएगा, एक l से एक l भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा जरा मेरे को बताओ? l minus 1। m बाई क्या बच जाएगा? l, यही बचेगा ना। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा? l को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? m l माइनस, L-1 T0। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ml माइनस 1 t0 भी लिख सकते हो, और सिंपली ml माइनस 1 भी लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? No sir। सेकेंड हमारा कह रहा है गिव 2 एग्जांपल ऑफ डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी जिसकी डायमेंशन नहीं होती है और जो वेरी करती है। बताइए आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंगल, है ना, स्ट्रेन। स्ट्रेन है। 2 एग्जांपल पूछ रहा है तो मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एंगल ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेता हूँ। वैसे तो और भी एग्जांपल है जो मैं लीचिन लिख दे रहा हूँ, और भी एग्जांपल कौन कौन सा है? था स्ट्रेन था ना, और कौन था? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल रहे हो, रिलेटिव डेंसिटी भी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। ले फिर अगला क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो सबसे पहले बताइए डायमेंशनल कांस्टेंट बताइए। प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी ऐसी क्वांटिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हाँ, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन होती है और जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कांस्टेंट है बेटा, 3 × 10⁸।
है ना। तो ये क्या क्या हो जाएगा, डायमेंशनल। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहना होगा, स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ नहीं बोल सकते, स्पीड ऑफ लाइट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो वाटर में कुछ और हो जाएगी, ग्लास में कुछ और हो जाएगी, लेकिन वैक्यूम में तो फिक्स है 3 × 10⁸। तो आप क्या बोलोगे, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो पढ़े होगे, F = G m1 m2/r²। तो जी की डायमेंशन होती है, लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.67। प्लैंक्स कांस्टेंट आगे पढ़ोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट 12th क्लास में कितनी बार प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ोगे उसमें आपका आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा। तो इनकी डायमेंशन हमारी होती है प्लैंक। तो एग्जांपल देना तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बता क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टाइम और क्या कांस्टेंट, बताएंगे बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अलावा बोलिए, प्लैंक्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी हो जाएगा। इतना ही रहने देते हैं, चलिए बाकी आगे देख लेंगे। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन सर। कर रहा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलिए, नंबर number 5. एनी नंबर, कोई भी पाई। नंबर, 5 3 4 2 100, कोई भी मैथमेटिकल नंबर है, पाई कोई भी मैथमेटिकल नंबर है, उसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं, लेकिन वैल्यू ऑयलर्स कांस्टेंट। नंबर। 1000 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर की हो जाएगा ना बेटा। एवोगाड्रो नंबर पढ़े हो ना, 6.6, वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन एवोगाड्रो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। सिंपली क्या हो जाएगा, एनी नंबर। ऑयलर्स नंबर। हाँ, यूलर्स नंबर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझ में बात आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हाँ पर सर। आई, अब यहाँ तो बात हो गया कि भाई डायमेंशन होता है, यूनिट होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, डायमेंशनल वेरिएबल होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब बात आती है कि ठीक है, हम डायमेंशन निकालते हैं, बहुत सारी चीजों का डायमेंशन हम निकालते हैं, है ना। तो यहां पर आ गया कि डायमेंशन एनालिसिस जो हम करते हैं, या डायमेंशनल इक्वेशन जो हम लिखते हैं, m1 l1 t-2, जो भी वटेवर सब यूनिट्स की कुछ ना कुछ डायमेंशन होती, भैया इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, हम इसको क्यों यूज, इसके कई सारे यूज हैं, उस यूज को आज हम पढ़ेंगे, और यही आज का हमारा लेक्चर होगा। तो सबसे पहला यूज जो डायमेंशन का है, दैट इज टू यूज द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर आप मेरे को कोई क्वांटिटी x है, अगर आप उसका मेरे को डायमेंशन बता दोगे तो मैं उसका यूनिट बता दूंगा। एसआई में भी बता सकता हूँ, सीजीएस में भी बता सकता हूँ। अगर आप उसका मेरे को क्या करो, उसका मुझे अगर ये बता दो, क्या कहते हो आप, उसका डायमेंशन बता दो, तो मैं उसका यूनिट बता दूंगा, एक झटके में यूनिट बता दूंगा उसका। जैसे भी देखेंगे, तो सबसे पहला यूज मैं क्या बोल रहा हूं, टू फाइंड द यूनिट। डायमेंशन की हेल्प से मैं यूनिट बता सकता हूं, अभी बता रहा हूं, बताऊंगा मैं, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम निकाल सकते हैं, किसी भी एसआई में कहेगा तो एसआई में निकाल सकते हो, सीजीएस में कहेगा सीजीएस में निकाल सकते हो, एफपीएस में कहेगा एफपीएस में निकाल सकते हो, किसी भी। तो टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बेटा। सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। जैसे अभी के क्या था, एक कांस्टेंट था, अभी डायमेंशन F = kb² मैंने आपको बोला ना, तो व्हाट इज के हियर, के इज अ कांस्टेंट। आप क्या कर सकते हो, उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे F = G m1 m2/r² दे दो, तो आप G की डायमेंशन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो भाई। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, F = G m1 m2/r², तो आप इस G का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यस सर। Yes, कर सकते हैं। मैं क्या, जी क्या है, कांस्टेंट है, तो किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू का डायमेंशन में फाइंड आउट कर सकता हूं, या कोई भी कोफिशिएंट दिया है उसका मैं डायमेंशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सेकंड क्या हो जाएगा मेरा, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। अभी एक एक करके देखूंगा। थर्ड नंबर यूज क्या हो जाएगा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, या टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। मैं आपको एक फिजिकल इक्वेशन दूं,
मैं आपको दूं x इज इक्वल टू हाफ AT², मैं आपको दूं और मैं आपसे बोलूंगा बेटा एक काम करो, आप चेक करो कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, तो आप दोनों साइड का डायमेंशन निकालो, मैं भी बताऊंगा, और आप अगर डायमेंशन दोनों साइड का इक्वेट हो रहा तो मतलब सही है, नहीं हो रहा तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given physical relation। एक कोई भी फिजिकल रिलेशन में दूं आपको, कोई भी एक इक्वेशन दूं, आपको चेक करना है कि भाई ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है, तो आप निकाल सकते हो। फोर्थ नंबर में हो जाएगा टू चेंज वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मैं दूं, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को बदलो, जैसे आप SI से CGS में बदलो, तो आप डायमेंशन की हेल्प से बदल सकते हो। आपको मैं बोलूं CGS से SI में बदलो, तो आप डायमेंशन की हेल्प से बदल सकते हो। अब देखोगे भी, मैं डायमेंशन की मदद करके मैं यूनिट को कन्वर्ट करूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। फिफ्थ नंबर में हो जाएगा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला भी डिराइव कर दूंगा मैं, ठीक है। 5 यूज जनरली है, तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला यूज मैं क्या बोल रहा हूं, टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। पहला यूज में बोल रहा हूं टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी का आप मेरे को डायमेंशन बता दो, तो मैं उसका यूनिट बता दूंगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल के तौर पर फोर्स का डायमेंशन बताओ, कोई आदमी बताओ फोर्स का डायमेंशन कितना होता है। ml1t-2। ml_t-2 मेरे को डायमेंशन पता है। अब कोई मेरे को कह रहा है कि भैया आपको तो हम डायमेंशन दे दिए, आप इसका SI यूनिट निकाल के बताओ, तो मेरे को पता लग गया कि मास कितने पावर पे है, 1। अगर मेरे को इसका यूनिट निकालना पड़ेगा तो मास कितने पावर पे 1, तो क्या करोगे, kg। मास का SI यूनिट क्या होता है, kg। हाँ या ना भाई। यस सर। लेंथ कितने पावर पे है, 1, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम कितने पावर पे है, -2, तो टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड देख लिया, -2। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, kg मीटर, नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यही होगा ना भाई। S पे -2 है, यस तो उसको सर। नीचे ले जाओगे तो +2 हो जाएगा ना भाई। तो ये यस क्या, सर। यही बन गया मेरा यूनिट। और इसी को इक्विवेलेंटी में हम क्या बोलते हैं, बताओगे जरा, इसी को मैं बोलता हूं न्यूटन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यानी kg मीटर पर Yes, सेकंड sir. स्क्वायर को ही मैं न्यूटन बोलता हूं। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो स्पीड का डायमेंशन कितना होता है बताओ, बोलो। LT minus LT-1। अब सामने वाला बोल रहा है भैया स्पीड का यूनिट निकाल के बताओ मेरे को, तो मैं अगर स्पीड का यूनिट निकालूं तो L पे पावर 1 है, L का यूनिट SI यूनिट में मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो देखो ना डायमेंशंस देखकर। अच्छा CGS में भी मैं लिख सकता हूँ, ये तो मैं SI यूनिट में मैं लिखा, ये भी मैंने SI यूनिट में लिखा। अगर सामने वाला मेरे को कहे कि भैया CGS यूनिट में निकाल दो बताओ, तो CGS में निकाल देंगे यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सामने वाला अगर मेरे को CGS में कहेगा तो CGS में निकाल देंगे। तो CGS में अगर मेरे को निकालना होगा तो CGS में लेंथ को क्या लेते हो, सेंटीमीटर। टाइम को क्या लेते हो, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर। अब समझ में आ गई बात। यस सर। यानी मैं किसी भी फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि SI फॉर्मेट में ही, अगर मेरे को डायमेंशन पता लग जाए, मेरे को ये पता लग जाए कि मास कितने पावर में है, टाइम कितने पावर में है, लेंथ कितने पावर में है, तो मैं उसका क्या लेके आऊंगा, चटके में मैं यूनिट निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा, हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। तो पहला वाला मामला तो खत्म हो गया। किसी का भी डायमेंशन आपको देगा, आप उसका यूनिट निकाल सकते हो। सेकंड कह रहा है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट,
किसी भी फॉर्मूला में कोई भी कांस्टेंट अगर है तो आप उसकी डायमेंशन को फिजिकल कांस्टेंट या कोफिशिएंट के उसकी डायमेंशन को निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, या एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर पे आप ले सकते हो। लेकिन मैंने चूंकि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो डायमेंशन, तो मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ई का ले रहा हूँ। ई यहाँ पर क्या है, एनर्जी। एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और यहाँ पर ये जो दिया है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी। ये है हमारी एनर्जी, ये है आपका फ्रीक्वेंसी, और ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। अब मेरे को प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, बात समझ में आ रही है? अब जब मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जो यहां पर दिया हुआ, एनर्जी का डायमेंशन पता है आप लोगों को? एनर्जी की डायमेंशन पता है आप लोगों को? वही एनर्जी की होती है। तो एनर्जी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यही होता है ना? जो वर्क का होगा वही होगा, यस सर, है ना? एनर्जी की डायमेंशन वर्क का जो होगा, वर्क का क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं पता तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुना कर दो, आपकी निकल जाएगी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हमको डायमेंशन चाहिए, तो फॉर्मूला थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम, यानी ये जो टी है दैट इज टाइम पीरियड। टी जो यहां पर है वो क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है ना? अब टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी का उल्टा हो जाएगा, यही होगा ना भाई? तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी का कोई डायमेंशन कहेगा तो वो कितना हो जाएगा, टी पे पावर -1 हो जाएगा, यही होगा ना भाई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर मेरे को एनर्जी एच का डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो एच का डायमेंशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ई बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच हो जाएगा। अब ई का डायमेंशन यहाँ पे रख दो, है ना? ई का डायमेंशन रखोगे तो कितना आएगा बेटा, बताओ जरा? एम एल, ये ई का डायमेंशन आ गया, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन रख दो, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 L2 T -1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहां पर आप क्या करोगे बेटा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, यस सर, ये एक पावर तो कैंसिल हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। फाइनली कोई डायमेंशन निकालने के लिए बोलेगा एच का, तो एच की डायमेंशन कितनी हो जाएगी बताओ जरा? M1 L2 T -1। एम L2 टी पे पावर -1। तो मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट था प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन को मैंने क्या कर दिया, निकाल लिया। डन? यस सर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये आ गया, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। एक फिजिकल रिलेशन को मेरे को चेक करना है कि भैया ये करेक्ट है कि नहीं, और ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। डायमेंशनल आप चेक करना है भाई कि लेफ्ट साइड में जो है वही राइट साइड में होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन तो सेम होगा। अगर इधर वेलोसिटी का अगर है, जैसे मैं अगर बोलूं इधर x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो जो x की डायमेंशन होगी वही y की भी डायमेंशन होगी, ये तय है। अदरवाइज आप x इज इक्वल टू वाई नहीं लिख सकते, समझ रहे बात? या x इज इक्वल टू वाई नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, थोड़ा समझोगे इसको, यहां से क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ईच एंड एवरी टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है। ईच एंड एवरी टर्म्स की डायमेंशन, आप सेम डायमेंशन कोई ऐड कर सकते हो, सेम डायमेंशन कोई सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बाई क्यू, मान लो। तो x की जो डायमेंशन होगी, क्या कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या कर रहा है, हर टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी। तो जो x की डायमेंशन होगी, कुछ भी व्हाटएवर इट इज, मेरे को नहीं पता x की डायमेंशन क्या है, बट जो x की डायमेंशन होगी वही y की डायमेंशन होगी, वही z की डायमेंशन होगी, वही w बाई क्यू की डायमेंशन। अगर x की डायमेंशन l है तो y की डायमेंशन भी l होगी, z की डायमेंशन भी l होगी, और w बाई क्यू की डायमेंशन भी l होगी। इंडिविजुअली हाँ इंडिविजुअली डायमेंशंस होगी क्या?
इंडिविजुअली डायमेंशन इक्वल होगी x के। हाँ, जो x का डायमेंशन होगा हर टर्म्स का डायमेंशन वही होगा, ये तय है, क्योंकि सेम डायमेंशन को ही आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप? यस सर, आ गई समझ। जैसे x की डायमेंशन एक और l है, एक मिनट बता रहा हूं, मान लो x की डायमेंशन अगर l है, मान लो, तो y की डायमेंशन कितनी होगी? L एल z की डायमेंशन कितनी होगी? एल यहाँ पे w बाई क्यू दोनों का मिल के डायमेंशन l होगी, सिर्फ w का नहीं, पूरा टर्म्स का डायमेंशन l। चलो मैं ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू लिखता हूं z बाई टू नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं z बाई x प्लस w। अब बताओ, जो y की डायमेंशन होगी वो किसकी डायमेंशन होगी? जेड अपॉन एक्स प्लस डब्ल्यू की पूरी डायमेंशन। पूरे की जो y की डायमेंशन होगी, y की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन इसकी भी होगी। लेकिन एक और चीज यहां पर ध्यान रखना है, जो x की डायमेंशन होगी वही w की भी डायमेंशन। यहां पे फिर दोनों ऐड है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. yes sir गॉट इट माय पॉइंट ना? Yes, sir. जो यहां पर देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं, चलो ऐसे लिखता हूं, x इज इक्वल टू, मैं अगर ऐसे लिखता हूं x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई 3t स्क्वायर प्लस कुछ भी मैं लिख रहा हूं, मान लो कुछ भी, वट एवर इट इज, मैं इसको लिख लेता हूं yt प्लस z। अब यहां पे देखो, मैंने इतने टर्म्स लिखे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? जो x की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होगी? a की। A की वही होगी bt की, B वही C होगी x बाई वाई टी। लेकिन जो इसकी Upon डायमेंशन YT होगी वही z की भी वही डायमेंशन, Z की होगी। क्योंकि वो दोनों प्लस में कोई चीज ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना, कोई भी चीज ऐड या सब्सट्रैक्ट कहीं पर भी उसकी डायमेंशन सेम हो। जैसे इसको एक और तरीके से समझो, समझ रहे हो ना बात आप लोग की? कंफ्यूज हो रहे हो? समझ में आ गया। आ गया ना? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मान लो, ठीक है, एक बार और, x इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं a प्लस बी बाई जेड प्लस क्यू। तो जो x की डायमेंशन वही, यहां पर भी ये देख रहा, ये दोनों आपस में प्लस है, तो जो q की डायमेंशन होगी वही z की डायमेंशन। वहां माइनस भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे भी इक्वेशन रहे आपको, y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई x माइनस क्यू, तो भी ये जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी भी डायमेंशन। हाँ, अगर ये ऐसे लिखा होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी बाई जेड क्यू, अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, अब नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी चीज ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है उसकी डायमेंशन पक्की बात है सेम होगी, और हर टर्म्स की डायमेंशन सेम। यहां पर ZQ का डायमेंशन अलग अलग होगा, मल्टीप्लाई में या डिवीजन में। हाँ, ये पूरा मिलकर y के डायमेंशन के बराबर। आप गॉट इट? ओके सर। yes sir और लोग बट सर बताइए, z और q की डायमेंशन इक्वल होगी? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इक्वल नहीं होगी, माइनस की कंडीशन में? माइनस में होगी। एडिशन या सब्सट्रैक्शन में वो इक्वल होगा, क्योंकि सेम। सर फिर इक्वल, सर इक्वल हो जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट होके तो नॉन डिफाइंड आ जाएगा ना? यार डायमेंशन है ना, बात कर रहा हूँ ना, आप मैथमेटिकली थोड़े घटा रहे हो, डायमेंशन लिख रहे हो ना। कोई भी सेम क्वांटिटी को आप घटा और जोड़ सकते हो, फोर्स को आप वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हो क्या? आप कोई भी चीज को जोड़ रहे हो ना, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी सेम होगी। जब क्वांटिटी सेम होगी तो उसका डायमेंशन सेम होगा। आप डायमेंशन की बात कर रहे हो ना, थोड़ी ना एल माइनस एल जीरो कर रहा हो आप। डायमेंशन एल को एल के साथ ही घटा बढ़ा सकते हो ना, आप लेंथ को लेंथ के साथ ही घटा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी सिस्टम, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस पे क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में आते हैं। अक्सर आपको दिया रहेगा बहुत सारा अला बला और पूछेगा कि भैया ए का डायमेंशन निकालो, बी का डायमेंशन निकालो, तो अब समझ में आएगा सभी आदमी को कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम करता है। यस सर। निकाल लोगे, कोई भी मिसिंग नंबर होगा तो, कोई भी मिसिंग क्वांटिटी। अभी आगे यस सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये समझ लो कि ईच एंड एवरी टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। सबसे पहली बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या करना है कि कोई भी टर्म्स अगर मैथमेटिकली है तो हर टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा, और बीच में कोई भी प्लस या माइनस हो रहा है तो उस टर्म्स का भी डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? यस सर। सर अब यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी ये डायमेंशनल चेक जो करते हो आप, ये किस पर चेक करते हो? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा बेटा? हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम। Equal. हाँ, ठीक है। यानी अगर ये भी याद रखना है कि अगर आप x प्लस वाई कर रहे हो कहीं पर भी, तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। सेम। x या y दोनों की डायमेंशन क्या होगी? क्या सेम। होगी? सेम। Same. अगर घटा भी रहे हो आप, जैसे a माइनस बी भी कर रहे हो आप, तो a की जो डायमेंशन होगी वही किसकी होगी? बी की। B की. सेम। कहीं पर भी अगर कोई भी चीज सब्सट्रैक्शन या डिवीजन हो रहा है तो उसकी डायमेंशन सेम, सॉरी सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes, पर sir. क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और आपसे कह रहा है कि आप भाई चेक करो कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। तो मैंने क्या बोला था कि भाई हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो हर टर्म के डायमेंशन को सेम होने के लिए क्या करूंगा? चेक करूंगा भाई। अगर चेक करूंगा मैं डायमेंशन, तो लेफ्ट साइड इक्वेशन चेक करो, राइट साइड इक्वेशन चेक करो, दोनों टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब मैं लेफ्ट साइड का चेक करता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन क्या है मेरा? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? mgh। यही दिया हुआ ना? अब मैं Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. चेक करता हूँ LHS का। LHS के साइड में चेक करता हूँ, तो LHS के साइड डायमेंशन क्या हो जाएगा? बताओ। LHS क्या है? हाफ हाफ mv। एम अब हाफ वी mv स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन निकालो। सबसे पहली बात क्या है? 1/2 कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन होगी क्या? यस No. नो। नहीं ना, कोई भी कांस्टेंट होती है ना तो उसकी डायमेंशन नहीं होती। 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन किसका होगा? mv स्क्वायर का होगा। तो अगर आप इसकी डायमेंशन को निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? बताओ। मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा? एम m। M. और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा? LT lt माइनस वन। LT माइनस। minus 1 square. अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? m l स्क्वायर L2 और t माइनस T माइनस 2। ये कितना आ गया मेरा? LHS आ गया। ये क्या आ गया? LHS आ गया। अब मैं निकालूंगा RHS का डायमेंशन। RHS का क्या दिया हुआ है बताओ? MGH। mgh। जहां m क्या है? मास, g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट। तो निकालो तीनों का। RHS इज इक्वल टू क्या दिया? mgh। अब mgh का डायमेंशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बताओ। m का डायमेंशन m। अच्छा, g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। g का LT डायमेंशन, माइनस 2। g का डायमेंशन मेरा हो जाएगा, कहीं साइड में लिखूं? LT माइनस 2। minus 2. चलो मैं ऐसे लिख देता हूं। L1T यहाँ minus एक्चुअली m का डायमेंशन तो पता है, g का, g क्या है? g इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कुछ भी g इज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन मेरा क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन L1T minus 2. हाँ, तो क्या हो जाएगा? LT माइनस। माइनस 2। अब भाई RHS का डायमेंशन आप निकालो, तो RHS का डायमेंशन मेरा क्या हो जाएगा? mgh। ML square. के लिए क्या लोगे? m, और g का क्या रखोगे आप? LT माइनस 2। LT माइनस 2। L. तो g का रखोगे आप L. LT माइनस 2। अब फिर h है, h इज ऑल्सो हाइट, हाइट का मतलब लेंथ, तो फिर इसकी डायमेंशन क्या होगी? L। तो फाइनली ये क्या बन L. जाएगा? m ML2 L T L माइनस 2। square T minus. ये किसका डायमेंशन हो गया? अब देखो LHS का जो डायमेंशन आया, RHS का वो डायमेंशन है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, इसका sir. इक्वेशन क्या है? करेक्ट। सही बात है कि नहीं? इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। यानी आप लिख सकते हो यहाँ पर, हाँ आप क्या लिख सकते हो? एज 11th के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एज LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS। RHS। क्या? डायमेंशनली। डायमेंशनली दोनों बराबर है, तो डायमेंशनली अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा? द इक्वेशन इज करेक्ट। Dimensionally. डायमेंशनली करेक्ट, मैंने डायमेंशन उसका सही है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ, यहाँ भी दिया हुआ है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप x का डायमेंशन निकालोगे, x क्या है? लेंथ है। ut का डायमेंशन निकालोगे, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है।
टी क्या है, टाइम है, उसका भी डायमेंशन निकालोगे। फिर हाफ है टी स्क्वायर का भी निकालो, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। इस टर्म का जो डायमेंशन होगा, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा वही इस टर्म का भी होना चाहिए, वही इसका भी होना चाहिए। तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप तीनों का निकालोगे, एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, यूटी का डायमेंशन भी क्या आना चाहिए, एल, और हाफ एटी का डायमेंशन, एटी स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या आना चाहिए, एल। तीनों का डायमेंशन अगर एल आ गया तो मतलब इक्वेशन क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। क्लियर, बना लोगे ना? यस सर। सर जैसे मैं अगर निकालू यहाँ पर, चलो मैं निकाल देता हूँ, एक्स का डायमेंशन बोलो, एक्स का लेंथ है ना, एक्स का डायमेंशन बोलिए। L फिर यूटी का डायमेंशन बोलो, यूटी क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का निकालोगे LT तो minus LT minus 1T। इनटू फिर क्या करना होगा, टी। एक टी से एक टी से आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बना आपका, L। एल। फिर निकालो बेटा हाफ एटी स्क्वायर, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, अभी पढ़े हो। LT LT minus minus 2 फिर टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, T T square। square अब यहाँ भी करो, टन टन L। क्या हो गया, L तीनों का आ गया। इसका मतलब इक्वेशन क्या है, Dimensionally correct। dimensionally correct। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अभी मैं कंसेप्ट बताऊं उसका यूज करना है। करा द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखो, और कह रहा है कि आपको निकालना है ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन और डी बाई टी का डायमेंशन, डी का डायमेंशन। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का, यानी v इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है। फाइनली v इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। ए का डायमेंशन सर किसके, एक का डायमेंशन एक हर LT टर्म माइनस 1 होगा ना, इक्वल होगा ए का डायमेंशन क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? LT माइनस minus 1 क्यों एल टी माइनस 1 होगा, क्योंकि ए का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर ही होगा, क्योंकि हर टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी, ईच एंड एवरी टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी ना बेटा। तो हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी, तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा, वही बीटी का डायमेंशन होगा। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। अलग अलग डायमेंशन हो ही नहीं सकती। प्रिंसिपल होमोजेनिटी को क्या करेगा, नेगलेक्ट करेगा। तो सबसे पहली बात, ए का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, बताना जरा। V। LT minus 1। बी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT minus 1। फिर बीटी का जो डायमेंशन होगा वही वी का होगा, यस सर। बीटी का डायमेंशन होगा वही वी का डायमेंशन होगा। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि Yes, इस sir। हर टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी। जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, वही डायमेंशन इसका, वही डायमेंशन इसका, हर टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब कि बीटी का डायमेंशन निकालो आप, तो बीटी का डायमेंशन भी कितना होगा, LT minus 1। वेलोसिटी के बराबर ही होगा, यानी LT माइनस 1 होगा। लेकिन बी के साथ आपका फाइनली क्या जुड़ा हुआ है, टी भी जुड़ा हुआ है ना। यस सर। ठीक है ना, बी के साथ आपका टी भी जुड़ा हुआ है। अब टी जुड़ा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, बी इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, LT LT minus माइनस, 1। सॉरी LT माइनस 1। आपका जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है LT माइनस 1। अब आपको क्या होगा, बी का निकालना है, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी जाके डिवाइड हो जाएगा, LT minus 1 divided by T डिवाइड बाई टी। is अब टी equal को to ऊपर ले L जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 एक और आ जाएगा, minus 2। टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT minus 2। LT माइनस 2। आगे बात समझ में। यस सर। अब निकालना है मेरे को सी और डी का। तो एक बात तो यहां पर देखो पता चल गया कि जो टी का डायमेंशन होगा वही डी का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। यस ये सर। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? यस सर। Yes sir। हाँ, जो टी का डायमेंशन होगा वही डी का डायमेंशन होगा, दोनों प्लस में है तो सेम डायमेंशन होना ही होना है। यस सर, दोनों का T दोनों होगा। का टी, इसका तो टी है, ये तो कंफर्म ही है, यानी इसका भी डायमेंशन क्या रखना होगा, आपको सेम रखना होगा, अदरवाइज वो प्लस में हो ही नहीं सकता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां पर आप क्या करोगे,
डी का डायमेंशन कितना के बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा। तो डी की डायमेंशन मेरे को आ गई और डी की डायमेंशन कितनी आ गई, टी आ गई। T. अब देखो, अब आपको निकालना है सी का, तो यानी सी बाई डायमेंशन क्या है, डी प्लस टी। भाई सी, ये सी बाई डी प्लस टी मिलके क्या होगा, LT minus 1. एल टी माइनस वन। तो यहां आपको क्या करना है, सी बाई, और इस दोनों का डायमेंशन कितना है, टी। अब टी प्लस टी नहीं लोगे भाई, उस दोनों का, वो दोनों सेम ही क्वांटिटी है, नीचे टी ही डायमेंशन है ओवरऑल। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो आप? Yes sir. आपको देखिए, आप ऐड क्वांटिटी, डायमेंशन में हमेशा क्वांटिटी की बात होती है। आप ये मत करना कि सर डी प्लस टी दिया था तो डी का मैंने रखा टी और फिर टी का रखा टी, नहीं, वो सेम ही है ना, वो फाइनली किसी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। फाइनली लेंथ कुछ आएगा ना भाई, उसका टाइम कुछ आएगा, तो फाइनली तो एक ही टाइम होगा। अगर आप मान लो दो टाइम को जोड़ो, x इज इक्वल टू अगर आपका होगा 2 सेकेंड और x1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, x2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो दोनों को जोड़ते हो तब कितना लिखते हो, 6 सेकेंड लिखते हो ना। 6 सेकेंड प्लस सेकेंड 2 सेकेंड तो नहीं लिख देते हो, बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको Yes, 2t नहीं sir. लिखना है, आपको t ही लिखना है। नीचे इज द ओवरऑल डायमेंशन इज द t, दोनों का मिलके, दैट इज द एग्जैक्ट एडिशन। वो क्या है, एडिशन है। d प्लस टी प्लस टी नहीं करोगे, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 6 सेकेंड, सेकेंड ही ले रहे हो ना आप, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी है। तो यहां पर आप क्या करोगे, d बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, किसका LT है ये? minus 1. एल टी माइनस वन। अब टी जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। Yes sir. सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन इंटू टी हो जाएगा बेटा। Yes sir. तो यहां क्या हो जाएगा, टी और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, L. तो कितना डायमेंशन हो जाएगा बताइए जरा, L. निकाल लोगे ना आप? Yes sir. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया आपकी, नहीं समझ में आया आप लोगों को? Yes sir. यस सर आ गया। आगे चलिए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको बना के बता दीजिए। P इज इक्वल टू ए प्लस वी का स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा बेटा। इन वैंडरवाल इक्वेशन P इज इक्वल टू ए, वैंडरवाल इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी? ए और बी का डायमेंशन निकालना। हियर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T इज द टेम्परेचर, R इज द गैस कॉस्ट। आपको A और B का डायमेंशन निकालना है। V यहां वॉल्यूम है, क्वेश्चन आपको दिया, मैं यहां पे फाइनली लिख दे रहा हूं इक्वेशन। आपका क्या दिया हुआ है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बताओगे कितना होगा डायमेंशन? ए और बी का आपको निकालना है। 1 मिनट सर। पी प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर का आप डायमेंशन निकाल सकते हो ना। अगर प्रेशर का डायमेंशन नहीं मालूम तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, सॉरी एम एल स्क्वायर नहीं हुआ, एम एल, यानी एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। बात आ गई समझ में, डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो यहां पर एक एल से एक एल कट जाएगा, तो पी का डायमेंशन कितना हो जाएगा फाइनली, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये आपको प्रेशर का आ गया। अच्छा एक बात यहां पे बताओ, यहां पर देखो माइनस है ना, तो इसका मतलब कि जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा, इतना तो कंफर्म है। यस सर। Yes, sir. यहाँ तो ये वॉल्यूम है, ये माइनस में है ना, तो इस दोनों की डायमेंशन तो सेम अलग अलग नहीं हो सकती, कि अलग अलग हो सकती है, Sir, same. सेम होगी। तो भाई माइनस में है तो अलग अलग डायमेंशन का तो सवाल ही नहीं है, वो तो सारा ही मेरे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को बर्बाद कर देगा, बर्बाद।
आप चाहोगे क्या कि बर्बाद? नहीं ना। तो इसका मतलब तो मेरे को पता चल गया कि भैया बी का जो डायमेंशन होगा, एक तो चीज देखो स्टेप बाय स्टेप हो ना, मेरे को एक चीज तो पता लगे कि v माइनस बी है और सामने वाला कह रहा है v वॉल्यूम है, तो भैया जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का जो डायमेंशन होगा वो v के डायमेंशन के बराबर। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? L3 L L cube. L का क्यूब। हो जाएगा, है ना, मीटर का क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा भैया। तो बी सर, का तो सर एक ही डायमेंशन होगी M1 L5 T-2। हाँ, M1 L5 T-2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही A बाई बी की डायमेंशन, A बाई बी स्क्वायर पूरे टर्म्स की डायमेंशन, क्योंकि A बाई A प्लस A बाई बी, यानी जो प्रेशर की डायमेंशन होगी, यहां पर देख लो मैं बता रहा हूं, मैं क्या करूंगा, जो भी चीज ऐड है या सब्सट्रैक्ट में, जो प्रेशर की डायमेंशन होगी यहां पर वही A बाई बी की वी स्क्वायर की भी डायमेंशन होगी, वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, अब यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो A बाई बी स्क्वायर की होगी। अब प्रेशर की डायमेंशन अभी मैंने निकाला है नीचे यहाँ पे साइड में, तो यानी क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर की डायमेंशन होगी, जो यहाँ पर प्रेशर की डायमेंशन होगी वही किसकी डायमेंशन होगी बेटा, A बाई बी स्क्वायर। यह तो बात समझ में आ गया? देखो यार, Sir. P के जो प्लस में होगा दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अब यहाँ पर ये मत करना कि जो ए की होगी वो वी की होगी, नहीं, वो एडिशन नहीं, वो डिवीजन है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आप नहीं लेते हुए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आप ले, जो भी टर्म्स आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट है उनकी डायमेंशन सेम होगी। ये रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो पी की डायमेंशन क्या होगी बताओ, एम एल -1 T-2, सही है? अभी मैंने निकाला है, नहीं याद है तो यार सेकंड में साइड में निकाल सकते हो। कैसे? P बाई ए, F इज सॉरी P इज इक्वल टू F बाई ए, फोर्स बाई एरिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, A बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, L क्यूब। L क्यूब। अच्छा, इसका स्क्वायर होगा, वॉल्यूम का स्क्वायर है ना भाई, यहां पे देखो ना, यहां पे स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ मेरे को, L की पावर 6 M L पे पावर -1 T पे पावर -2 इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, A इंटू L पे पावर 6। अब L पे पावर 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू कितना, M L पे पावर -1 T पे पावर -2 इंटू क्या करोगे आप, L पे पावर 6, तो -1 से कम हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा, M इंटू L5 T-2। ओके, डन ना सभी? Yes, आगे Sir, आ गया। निकाल सकते हो आप, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। Sir, gas constant. तो गैस उसका यूज नहीं है, वो तो इक्वेशन दिया हुआ है ना, गैस कांस्टेंट का यूज नहीं है, हम तो इधर ही से बना लिए ना, गैस कांस्टेंट का यूज ही नहीं बेटा। Okay, sir. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो जितना भी चीज दिया रहे सबका यूज हो ही जाए। क्वेश्चन आपको पता चल गया, यही इक्वेशन से पता चल गया, ठीक है, क्लियर है? अब Yes, sir. अब आ जाइए, 3 मैं पढ़ लिया। एक तो मैंने पढ़ा डायमेंशनल यूजेस में, सबसे पहला मैंने पढ़ा कि कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी यूनिट निकाल सकता हूं, फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकता हूं, इक्वेशन चेक कर सकता हूं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो मैंने निकाला सिखा दिया। अब फोर्थ मेरा यूज क्या है कि मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकता, यही मेरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, Q इज इक्वल टू NU, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो ना? यस सर। एक Yes. उसका क्या होता है बेटा, नंबर, और एक उसका क्या होता है, यूनिट, यही सही होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि अगर आप यूनिट को बढ़ाओगे तो नंबर कम होगा, अगर आप नंबर यूनिट को घटाओगे तो नंबर बढ़ जाएगा। जैसे 1 kg मास कितना दिया हुआ है बेटा, 1 kg। फाइनली जो मेरे को मास दिया हुआ है, किसी चीज का मास दिया हुआ है 1 kg, अगर इसको ग्राम में मैं लिखूंगा तो कितना लिखना होगा, 1000 ग्राम। वैल्यू तो दोनों की बराबर है, लेकिन एक जगह मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जा रही है।
अगर मैं छोटा यूनिट में लिख रहा हूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो रही है। क्लियर है ना, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। Yes, यानी sir. आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि आपकी एन एन न्यूमेरिक एन यू की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं है? यस जैसे मैं सर। तो आप 1 रुपया की यूनिट को अगर बदलोगे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ऐसा रखना होगा कि वो 1 रुपया के बराबर ही हो, यानी 100 पैसा आपको रखना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि n1u1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, n2u2। सही है कि नहीं है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Sir. n1 देखो जैसे 1 kg तो 1 इंटू kg बराबर 1000 इंटू ग्राम, लेकिन वैल्यू तो दोनों बराबर है। मेरे को बात नहीं समझ सर रही? पहले Yes, sir. पढ़ा है। हाँ पढ़ाया हुआ है, बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, u1 जो भी यूनिट रहेगा, कोई भी यूनिट रहेगा तो वो डायमेंशन भी लेगा, कोई भी यूनिट होगा तो डायमेंशन भी रखेगा। तो u1 इज इक्वल टू, मान लो u1 का जो डायमेंशन होगा फाइनली, वो मान लो मास। जनरली डायमेंशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो डायमेंशन मेरी किस में आती है, एम एल और टी में आती है। तो मैं इसको मान ले रहा हूं मास का पावर a, कुछ ना कुछ तो पावर होगा। सिमिलरली लेंथ का पावर b और टाइम का पावर c। मेरे को नहीं पता कि वो यूनिट जो है, जैसे मैं फोर्स को दूंगा तो कुछ ना कुछ mlt-2 होगा, तो कहीं ना कहीं वो पावर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली मैं u2 को लिखूं अगर, तो u2 को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, m2 पे पावर a, l2 पे पावर बी b और t2 पे पावर, सी। ठीक है ना। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, मैं बता रहा हूं, थोड़ा इधर में लिख देता हूं इसको। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को लिखना होगा, अब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो मेरे को लिखा जाएगा कैसे। अगर मेरे को लिखना n1 n2 निकालना है, तो आप क्या करोगे, n1 इंटू आप क्या कर दोगे, m1 बाई m2 उस पे पावर a, l1 बाई l2 उस पे पावर b और t1 बाई t2 उस पे पावर c। एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो पहले यूनिट को आप m1 मान लो, दूसरे यूनिट को आप m2 मान लो। समझ रहे बात कि नहीं समझ रहे आप? Yes, sir. सर पहले वाले यूनिट में मास को m1 मान लो, दूसरे वाले पे जो भी पावर होगी वो पावर रखोगे और आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखते हैं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो किसका यूनिट है, न्यूटन किसका यूनिट होता है, Force. उसका। आपको कह रहा है कि भाई साहब 1 यूनिट को आप किस में कन्वर्ट कीजिए, यानी 1 यूनिट को आप कन्वर्ट कीजिए, 1 यूनिट है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डाइन में, यानी यूनिट को आप कन्वर्ट कीजिए डाइन में। तो 1 यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है डाइन में, ठीक है। अब 1 यूनिट को तो आप कन्वर्ट करोगे और डाइन में कन्वर्ट करोगे आप 1 यूनिट, है कि नहीं। जैसे फोर्स है उसको कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले तो आपको फोर्स का डायमेंशन लिखना होगा। जिसके भी यूनिट को कन्वर्ट करो उसका डायमेंशन चाहिए, तभी आप m पे पावर, l पे पावर और t पे पावर दे सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, आ रहा है बेटा रसना। f इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर फाइनली जब आप करोगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा m l t-2। फोर्स का डायमेंशन ये होगा। अब मेरे Yes, sir. को convert करना है, तो न्यूटन क्या है बेटा, एसआई यूनिट है, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है। CGS. n1 आपका, इसको आप n1 मान लो, इसको आप n2 मान लो। n2 में आपको निकालना है, n1 को कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे, n2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m1 बाई m2 इंटू पावर a, l1 बाई l2 इंटू पावर b, t1 बाई t2 इंटू पावर c। सही है, यस सर। ये तो लिखा ना। अब देखो n2 आपको निकालना है, तो m1 आपका क्या है, यूनिट 1 आपका एसआई यूनिट में है, तो एसआई यूनिट में m1 कितना हो जाएगा, 1 kg रहेगा ना भाई। अच्छा सॉरी, यहाँ पर n1 भी होगा, यहाँ पर n2 बराबर n1 भी होगा। तो n1 की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन। अब ये आप किस में रखोगे, kg, मास कितने में रहेगा, kg में।
यस सर। सही ना। फिर L1 ये किस में रहेगा, मीटर में। मीटर। फिर ये किस में रहेगा, सेकंड। सेकंड में। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो ऊपर में आप एसआई यूनिट लिखे हो। अच्छा देखो पावर लिखनी है, एम की पावर लिखनी है, तो फोर्स में देखो एम पे कितना पावर है, यहाँ देखो ना, यहाँ क्या लिखोगे, एम पे पावर 1, एल पे कितनी पावर है 1, टी 1 पे कितनी पावर है -2। -2 जिसके यूनिट को कन्वर्ट करनी है उसका डायमेंशन लिखो, उसकी पावर को वहां पे लिखना है। अब सीजीएस नीचे रखोगे क्योंकि आप 2 वाला नीचे रखोगे, तो आप 1 न्यूटन से आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डाइन में कन्वर्ट हो रहे हो ना, तो न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट होने का मतलब सीजीएस से कन्वर्ट हो रहे हो, न्यूटन से आप डाइन में कन्वर्ट हो रहे हो, तो सीजीएस यूनिट नीचे रखोगे, तो सीजीएस कितना होता है, ग्राम। सीजीएस में मास क्या होता है, ग्राम में होता है ना भाई। यस अरे सर। ग्राम में होता है कि नहीं होता भाई। यस ये सर। किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, मीटर। और ये किस में हो जाएगा, सेकंड। सेकंड। क्लियर है कि नहीं है। यस सर। सर। मैंने ऊपर में एसआई यूनिट को रख दिया क्योंकि मेरे को एसआई यूनिट को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस यूनिट में। तो मैंने क्या किया, एसआई यूनिट को रख दिया, नीचे मैंने किसको रख दिया, सीजीएस यूनिट को रख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सर अब बोलिए, सर ये वाला क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करें बताइए। चलिए रिपीट कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे आपको N1 दिया हुआ है, जैसे कुछ भी मैं दूं, N1 कोई भी यूनिट हो सकती है, और मैं बोलूं कि भैया इस यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करो, तो N1 आपका क्या है, यूनिट है। जैसे मैं बोलूं 1 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करो, तो जूल आपका ऐसा यूनिट हो गया, अर्ग आपका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो आप। तो आप वर्क के यूनिट को कन्वर्ट करोगे अर्ग इनटू सीजीएस, तो N2 आपको निकालना है, N1 आपको दिया। जैसे मैं बोलूं 1 जूल को कन्वर्ट करो अर्ग में, तो 1 जूल इज द ऐसा यूनिट। तो पहली बात तो आप वर्क का डायमेंशन निकालोगे, वर्क की डायमेंशन होती है ml² t-2, उसकी डायमेंशन को आप कन्वर्ट करोगे। सही है। तो मैंने यहां पर लिखा कि 1 यूनिट को कन्वर्ट कीजिए डाइन में, तो भाई कैसे, N1 इज N2 सेकंड यूनिट है मेरा, सीजीएस यूनिट, N2 में मेरे को लाना है, N1 मेरे को दिया हुआ है, N1 कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन, न्यूटन की ऐसा यूनिट। ऊपर वाले में आपने रखा N1 वाले की वैल्यू, और नीचे में आपको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, तो सीजीएस वाला आपने क्या रखा, सीजीएस क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर सेकंड, फंडामेंटल यूनिट जो होता है। अब मैंने जो पावर रखनी है, एम की पावर, एल की पावर, टी की पावर, वो जो फोर्स की डायमेंशन, जिसकी भी यूनिट को कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशन पर जितना पावर है, जैसे वर्क के यूनिट को कन्वर्ट करना है तो वर्क के डायमेंशन पे जो पावर है वो लिखिए। जैसे प्रेशर के यूनिट को कन्वर्ट करना है तो प्रेशर पर जो डायमेंशन है, एम की पावर, एल की पावर, टी की पावर, वो लिखिए। अब समझ में आ गई बात। तो Yes, यहाँ sir. मेरे को क्या दिया, ml/t-2, तो मैंने क्या रखा, m की पावर को 1 रखा, l की पावर को, m की पावर को 1 रखा, l की पावर को 1 रखा, और t की पावर को -2 रखा। अब ऊपर वाला मैंने रखा SI यूनिट में, और नीचे वाला मैंने रखा सीजीएस यूनिट में। ठीक है, आप समझ में आ गया बात। सर। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, अब आप लिखोगे N2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिखोगे केजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। भाई एक ही में कन्वर्ट करोगे ना आप उसको, ग्राम में तो कन्वर्ट करना, वहां 1 kg रख रहे हो, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम। पावर कितनी हो जाएगी, 1। फिर मीटर को कन्वर्ट करो 100 सेंटीमीटर में, नीचे कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। पावर कितना होगा, 1। ये तो सेकंड बाई सेकंड है ही, 1 सेकंड बाई 1 सेकंड, पावर कितना है, -2। अब देखो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, टन 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 टन, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आएगा बताओ बेटा। 10 N2 की इज पावर 5, 10 की पावर 5। N2 आ गया 1000, N2 आ गया 1 पे पावर -2। 1 पे पावर -2 का कोई मतलब है, 1 ही रहेगा ना, नीचे भी जाएगा तो। N2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 पे 5, और ये क्या यूनिट आ गया आपका, डाइन, मतलब कितना हो गया, 10 पे पावर 5 डाइन। इसका मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन।
ओके, आप समझ में आ गई बात कि अभी भी नहीं समझ में Yes, आई? sir. Yes, sir. एक यूनिट से मैंने दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, कहानी खत्म, खलास। और बताऊं, एक क्वेश्चन दे देता हूं, घर पे ट्राई करना, स्लाइड में लिखा रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे एज अ होमवर्क, यानी ये एज अ होमवर्क रहेगा। रेड में लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। और यहाँ पर है कन्वर्ट एन एनर्जी, एनर्जी है या वर्क भी हो सकता है, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल, 1 जूल आपको एनर्जी दिया हुआ है, इनटू अर्ग। अर्ग उसका क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। यानी अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है वो रखना पड़ेगा। ऊपर में क्या करोगे, एसआई यूनिट रखोगे 1 जूल 1, जो भी एसआई यूनिट होगा, नीचे में सीजीएस, जो भी वर्क का एनर्जी का पावर होगा वो पावर रखोगे, आ जाना चाहिए, आ जाएगा। Yes, sir. सर ठीक है, उसी पे कन्वर्ट करोगे। अब आता है लास्ट मेरा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। फार्मूला को हमको डिराइव करना है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। फार्मूला कैसे डिराइव होगा, बड़ा आसान है। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला Yes, इज, sir. आपको सबसे पहली बात डिपेंडेंसी चेक करना है। जैसे कोई भी फॉर्मूला आपको डिराइव करना है तो आप ये देखो कि क्वेश्चन में मेरे को डिपेंडेंसी क्या दे, किस किस चीजों पर मेरा डिपेंड कर रहा है। यानी फॉर्मूला में आपको देखना है, किसी भी फॉर्मूला को निकालना है तो आप देखो कि वो डिपेंड्स किस पे कर रहा है। और जब भी डिपेंड करेगा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, कैपिटल टी ले लेता हूं यहाँ पे मैं कैपिटल टी ले लेता हूं। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम को आप एक्सप्रेस कीजिए। और टाइम किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स होते हैं। 7 अर्ग आएगा, हाँ 7 अर्ग आएगा। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग आएगा। आंसर वही है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। 10 to the अब power यहाँ पर 7। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला जब आप करोगे, यानी फार्मूला को अगर डिराइव करोगे तो कह रहा है कि भैया आप टाइम के फार्मूला को डिराइव करो, जहां पे टाइम किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है आप टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव कर दो। सामने वाले ने बताया डिपेंडेंसी कि भैया टाइम पीरियड का फार्मूला आप डिराइव करो। टाइम पीरियड किसी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। मास पे कितने टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता, मास के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मास के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। सामने वाले ने ये नहीं कह रहा कि ओनली मास का कितना पावर होगा मेरे को नहीं पता, मैं उसको मान लिया ए, है ना। और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा बताओ, Length of pendulum. लेंथ भी मेरे को नहीं पता तो मैंने उस पे पावर को बी मान लिया। और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी मेरे को नहीं पता, मैंने उसको क्या मान लिया, जी मान लिया, सी मान लिया। जी मेरे को नहीं पता कितने पावर पे कर रहा है, मुझे नहीं पता भाई, मेरे को बोल रहा है फार्मूला कि भाई एक टाइम पीरियड का फार्मूला निकालो जो 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। इन चीजों पर अगर आपको निकालना है तो निकालो, मेरे को नहीं पता भाई, मैं सिंपल लिख दिया कि मास पे पावर ए, एल पे पावर बी, जी पे पावर सी, और मैंने यहाँ पर लिया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिपेंड कर रहा है ना, तो डिपेंड करने के लिए क्या लेते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हो, नहीं उस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकली पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो मैंने डाल दिया कांस्टेंट मास पे पावर ए, एल पे पावर बी, जी पे पावर सी। लेकिन अभी तक मेरे को पावर का पता नहीं चला कि ए पे क्या, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। लेकिन एक बात आपको जरूर पता होगा, और वो क्या पता होगा कि जो टी का डायमेंशन होगा वही इस क्वांटिटी का भी डायमेंशन होगा। यस सर। Yes, sir. ना भाई ऐसा तो नहीं है, जो टाइम का डायमेंशन होगा वही इनका के तो कांस्टेंट है, कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 व्हाटएवर इट इज, मैंने कांस्टेंट मान लिया। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हर साइड का, लेफ्ट साइड का डायमेंशन बराबर राइट साइड का डायमेंशन होगा, हर टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इतना मेरे को तो पता चल गया। तो टी का डायमेंशन क्या लिखोगे बताओ जरा। पहली बात तो यहाँ पे मास का डायमेंशन लिखो। मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा बताओ। M. लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L. L. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT minus 2. -2।
अब यहां पर आपका आ जाएगा टी का डायमेंशन। टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m पे पावर a, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा L l पे पे पावर, पावर B, g का डायमेंशन क्या हो जाएगा LT lt माइनस 2 पे पावर C। c। लगा दिया मैंने, जो भी वैल्यूज है लगा दिया। अब आराम से फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, जरा देखो, t पे पावर कितना आ गया k, m पे पावर a, l पे पावर b, यहां पर l पे पावर c इंटू t पे पावर -2c हो गया। Yes, sir. आया ना, ओपन कर दिया। ओपन कर दिया मैंने। हाँ, अब यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू k m पे पावर a, l पे पावर b प्लस c, t पे पावर -2c। ओके सर। Yes, sir. पावर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देख लो, बहुत आसान है। यहाँ पर एक्चुअली आपको क्या करना है, एक काम करना है कि भैया इधर में देखो, इधर मास पे पावर आ रही है a, इधर मास पे पावर कितनी है 0. 0। इधर तो मास है ही नहीं, तो भैया उधर भी मास नहीं होगा। जब लेफ्ट साइड में मास नहीं है तो राइट साइड में मास क्या करेगा भाई। तो इसका मतलब कि इधर क्या, इधर एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 1 इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो t पे पावर, यानी ये को, इसी को मैं ऊपर लिख देता हूँ। यानी आप अगर इसको लिखना चाहो तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, m पे पावर 0 और l पे पावर 0। अब जरा रिलेट करो, तो रिलेट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0. b, अच्छा, t पे पावर -2c है, इधर t पे कितनी पावर है 1. तो इसका मतलब कि -2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 है ना, बोलो ना भाई। Yes, B sir. प्लस C भी 0 होगा ना सर। रिलेट तो B करो, प्लस दोनों C। साइड इक्वेशन को रिलेट करो। अब दोनों साइड जब इक्वेशन को आप रिलेट करोगे तो इधर -2c है तो इधर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू सर कितनी आ B जाएगी, प्लस C की, 1 by सर B minus प्लस 2. C की वैल्यू भी 0 होगी ना। b प्लस c की B वैल्यू भी प्लस 0 होगी, लेकिन मेरे को c का वैल्यू नहीं पता था इसलिए मैं पहले c निकाला। b प्लस c की वैल्यू भी 0 होगी। फिर यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, b प्लस c की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो b 80 की वैल्यू कितनी आई है -1/2। -1/2. b इज इक्वल तो टू B कितना की आ जाएगा, वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2। तीनों की वैल्यू आ गई मेरे को, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू आ गई। तीनों की वैल्यू आ गई बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पर मैं t इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, t इज इक्वल टू दे दिया k m पे पावर a की पावर क्या हो जाएगी 0, यस सर। फिर l इंटू b प्लस c, तो b की पावर तो 0 है, सॉरी b की Yes, पावर sir. कितनी है, -1/2। नहीं सॉरी, 1/2 B की वैल्यू 1/2। यहाँ जो मेरा मेन फॉर्मूला है, यहाँ पर जो है मेन फॉर्मूला, सॉरी, तो यहाँ पर आपका t इज इक्वल टू क्या आया है, t इज इक्वल टू k इंटू m पे पावर a, l पे पावर b और g पे पावर c, ऐसे ही बनाओ ना फाइनली। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k m पे पावर 0, l पे पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/2 और g पे पावर minus 1/2. फाइनली t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, m तो हट गया, l पे पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट होता है ना, √L. √L। और इस फाइनली उसको सर क्या दिया, अपॉन में √G। अपॉन में √g चला जाएगा क्योंकि -1/2 है तो नीचे जाएगा, तो √G। तो t इज इक्वल टू फाइनली आप क्या लिख सकते हो, k ये √L अपॉन √G। हो गया, फॉर्मूला आ गया। सर वेक्टर प्रोजेक्शन का डाउट था मेरा, वो अभी सर ये किस चीज का है फॉर्मूला, क्या किस चीज का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया ना, वही k की वैल्यू 2π आ जाती है कांस्टेंट, तो k t इज इक्वल टू 2π√L/g आती। मैंने यहाँ पर k लिया है, मेरे को नहीं पता क्या कांस्टेंट आएगा, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर क्या कर दिया, डिराइव कर दिया ना। मेरे को डिपेंडेंसी बताया सामने वाले ने कि भैया इस चीज पर वो डिपेंड कर रहा है, तो सर डिपेंडेंसी इसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेंगे। नहीं, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू वैसे यहाँ पर 2π आती है, लेकिन यहाँ पर हम डायमेंशन का फॉर्मूला जब निकालेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गॉट इट। यस सर, गॉट इट। चलिए अब बताइए क्या बोल रहे हैं बेटा। वेक्टर प्रोजेक्शन का डाउट था। अच्छा आगे आते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। If force, length and time are taken as a fundamental units, dimensional formula for mass will be। अगर आप फोर्स, लेंथ और टाइम को यूनिट मानते हो, फंडामेंटल यूनिट,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? बड़ा आसान है, कोई बता सकता है इसका आंसर? एनीबॉडी? F इज इक्वल टू क्या होता है? चलो फोर्स का डायमेंशन बोलो, फोर्स का डायमेंशन बताइए बेटा। MLT minus 2. MLT minus 2. तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई फोर्स, लेंथ और टाइम को अगर आप फंडामेंटल यूनिट मानोगे तो आप मास का डायमेंशन निकालिए। तो लेके इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा? F बाई LT माइनस 2 इज इक्वल टू M, यही होगा ना? हाँ या ना? भाई फोर्स को मान लिया मैंने फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल ये मान लिया, टाइम को मान लिया, तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F सर ऑप्शन ए इज करेक्ट। T प्लस 2 हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ भाई? Yes, sir. सर ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? अरे बोल लो भाई, हाँ या ना? तो Projection वाला था। No, sir. चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास, कल की हमारी क्लास जो है वो रिवीजन क्लास होगी, तो कल की क्लास में जो टेस्ट हमारा आएगा उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।